जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत पाक की लड़ाई में गिरे थे 5 फाइटर जेट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया जंग रुकवाने का दावा। अजमेर दरगाह में सड़क पर भयंकर सैलाब, बहते युवक का क्या हुआ? गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर पायलट फेडरेशन ने WSJ और रॉयटर्स को भेजा नोटिस। पटना के अस्पताल में हत्या मामले में कार्रवाई, बंगाल के न्यू टाउन से 5 गिरफ्तार। बिहार के एडीजी ने मांगी माफी, बोले मेरे मन में किसानों के लिए सम्मान। गाजा में खाद्य वितरण केंद्र पर गोलीबारी, 50 फिलिस्तीनी मारे गए, मानवीय संकट बढ़ा। अजीब बदबू से ब्रिटेन के कई शहरों के लोग परेशान, समुद्र से तेज स्मेल आने की आशंका से दहशत। जय मां काली, जय मां दुर्गा, ममता बनर्जी गायब। बंगाल चुनाव पर क्या होगी बीजेपी की रणनीति, पीएम मोदी ने दिखाई झलक। नो फोटो पॉलिसी के बीच अस्पताल में नन्ही पढ़ी, संग दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाने क्या है वायरल तस्वीर का सच। एशिया कप पर संकट के बादल, ढाका की बैठक का बहिष्कार करेगा बीसीसीआई, एसीसी को दी वार्निंग। भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और हमने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया। हमने कहा अगर तुम लोग हथियारों का इस्तेमाल करते रहोगे तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को रोका जा सका। ट्रंप ने कहा कि भारत की ओर से पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर हो गए थे, लेकिन उनके दखल से टकराव टल गया। ट्रंप ने बयान दिया, हमने कई युद्ध रोके और ये कोई मामूली युद्ध नहीं थे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत गंभीर हो चुके थे, विमान मार गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि करीब 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए थे। ये दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश है और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि यह एक नई किस्म की जंग जैसी स्थिति बन गई थी, जैसा कि अमेरिका ने ईरान के साथ किया था। ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश अब आफत बनती जा रही है। शुक्रवार रात को अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह क्षेत्र एक बार फिर जलमग्न हो गया। दरगाह के निजाम गेट से भीतर प्रवेश कर रहा एक जायरीन अचानक तेज बहाव वाले पानी में असंतुलित होकर गिर गया। उसके हाथ में पानी की बोतल और खाने की थैली थी। उसे गिरते देख 4 लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण सफल नहीं हो पाए। इसी दौरान पास मौजूद होटल हाशमी का कर्मचारी बहादुरी दिखाते हुए बहते जायरीन को पकड़ने में सफल रहा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के दौरान कुछ पल के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते मदद मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बाद दरगाह क्षेत्र में जल भराव और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरगाह क्षेत्र के नल बाजार और दरगाह बाजार में बारिश का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। तेज बहाव में ठेले और बाइक तक बहते नजर आए। कुछ लोगों को पानी में गिरते और बहते हुए स्थानीय लोगों ने बचाया। साथ ही कुछ स्थानों पर दुकानों और घरों में भी पानी घुसने की जानकारी सामने आई है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव और तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई स्थानों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। FIP की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में इन मीडिया संस्थानों से औपचारिक माफी की मांग की गई है और उनकी रिपोर्टिंग को सिलेक्टिव और अनवेरिफाइड बताया गया है। FIP के बयान में कहा गया है कि इस तरह की रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना है, खासकर जब जांच अभी जारी है। भारतीय पायलट संघ ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
यह कदम 12 जून को हुए एयर इंडिया हादसे को लेकर उनकी हालिया रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया है, जिनमें पायलट की गलती या कॉकपिट में कंफ्यूजन को दुर्घटना का संभावित कारण बताया गया था। फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि इन मीडिया रिपोर्ट्स में बिना किसी ठोस सबूत के दुर्घटना का कारण पायलटों की गलती को ठहराया गया, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि हम रिकॉर्ड पर यह रखना चाहते हैं कि इस तरह की अटकलों पर आधारित कंटेंट का प्रकाशन बेहद गैर जिम्मेदार न है और इससे मृत पायलटों की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंची है, जो आप स्वयं का बचाव नहीं कर सकते। रॉयटर्स ने शोकाकुल परिवारों को भी अनावश्यक पीड़ा दी है और पायलट समुदाय के मनोबल को कम किया है, जो अत्यधिक दबाव और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच काम करता है। पटना के पारस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की 17 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में 5 शूटर्स दिखे थे। इन्हें तौसीफ बादशाह लीड कर रहा था। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के सिलसिले में कोलकाता के पास न्यू टाउन से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से शनिवार तड़के संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के बाद आरोपियों को महानगर के सैटेलाइट टाउनशिप स्थित एक आवासीय परिसर से गिरफ्तार किया गया है। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा था, इधर हाल ही में कई हत्याएं हुई है। अप्रैल, मई, जून के महीने में वर्षों से ज्यादा मर्डर होते आए हैं। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक यह सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। बरसात होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। कुंदन कृष्णन के बयान के बाद सभी दल के नेताओं ने जमकर निशाना साधा था। बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने माफी मांग ली है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा, सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा कहे गए कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मेरे द्वारा जो कहा गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि मेरे देश के किसान भाई और हमारे अन्नदाता किसी भी आपराधिक घटनाओं से लेना देना है। वो मेरे लिए हमेशा सम्मान के पात्र है। मेरे पूर्वज भी किसान थे, मैं भी किसान समाज से गहरा संबंध रखता हूँ। उन्होंने आगे कहा, हर आपराधिक घटनाओं के पीछे अपराधी होता है, कोई जाति या धर्म विशेष नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफी आदर है, लेकिन अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी के मन को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में शनिवार को 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये सभी खाने के पैकेट के लिए जा रहे थे। वहीं अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी फिलिस्तीनी गाजा मानवतावादी फाउंडेशन नाम की एक संस्था की तरफ से चलाए जा रहे खाद्य वितरण केंद्रों की ओर जा रहे थे। ये संस्था अमेरिका और इजराइल की मदद से मई महीने से गाजा में खाना बांट रही है। जीएचएफ ने मई महीने में गाजा में काम शुरू किया था। इसका मकसद भूखे लोगों को खाना पहुंचाना है। अमेरिका और इजराइल ने इस संस्था को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि उनका आरोप है कि पारंपरिक यूएन आधारित राहत वितरण प्रणाली में हमास के आतंकी राशन चुरा लेते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। जीएचएफ दावा करता है कि उसने लाखों खाने के पैकेट बांटे हैं, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सैकड़ों लोग इन केंद्रों पर गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन के समुद्र तटीय शहरों में अचानक से भयानक गंध फैल गई है। इसके लिए कुछ लोगों ने फ्रांसीसियों को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिमी सक्सेस के चिचेस्टर, बोगानोर और लिटिल हैम्पटन के स्थानीय लोगों ने इस सप्ताह के शुरू में सोशल मीडिया पर गैस की तेज गंध की सूचना दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार 2013 में इसी क्षेत्र में लेपोंग नामक बदबू फैली थी, जो फ्रांस के रोएन स्थित एक रासायनिक संयंत्र से आ रही थी। अब इन शहरों के निवासियों को डर है कि फ्रांसीसी लोग फिर से उनके पास बदबू भेज रहे हैं। कुछ लोगों ने
तो यहां तक पोस्ट किया है कि वे बीमार महसूस कर रहे हैं। वेस्ट सक्सेस फायर एंड रेस्क्यू सर्विस का कहना है कि यह गंध समुद्र से आ रही है, लेकिन अगर लोगों को अस्वस्थ महसूस होने लगे तो उन्हें 999 पर कॉल करना चाहिए। एक प्रवक्ता ने पोस्ट किया कि हमें दक्षिणी तट के लोगों से कई कॉल आए हैं जिनमें उन्होंने चिंता जताई है कि उन्हें गैस की गंध आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अपने 33 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। इससे पहले 2014, 2019 के आम चुनावों और 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी हर रैली में ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते रहे थे, लेकिन इस बार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। बीजेपी की रणनीति अब पूरी तरह से बदलती दिख रही है। भगवा दल यहां 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। उधर आरएसएस ने भी बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी वर्ष तक विजय प्राप्त करने की मुहिम छेड़ रखी है। इस बीच पीएम मोदी ने ऐसा संकेत दे दिया कि अगली लड़ाई ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि टीएमसी बनाम सुशासन की होगी। दुर्गापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जय मां काली और जय मां दुर्गा के उद्घोष से अपना भाषण शुरू किया। यह पहली बार हुआ जब पीएम ने बंगाल की सांस्कृतिक भावनाओं को इस रूप में संबोधित किया। इतना ही नहीं, जय भोलेनाथ के साथ उन्होंने यह भी दर्शाया कि जय श्री राम की जगह अब बीजेपी बंगाली भावनाओं के और करीब जाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने इस रैली में पहली बार बेहद व्यवस्थित तरीके से यह बताया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य को आजादी से पहले वाला गौरव और खोई हुई पहचान कैसे वापस मिलेगी। उन्होंने साफ तौर पर अपने वादों और योजनाओं की सूची पेश की और जनता को विकास का भरोसा दिलाया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब एक बेटी के पेरेंट्स बन चुके हैं। कपल अपनी नन्ही परी के साथ घर भी पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक न्यू मम्मी और बेबी गर्ल की झलक फैंस को नहीं दिखाई दी, क्योंकि कई स्टार्स की तरह सिड कियारा ने भी अपनी बेटी के लिए नो फोटो पॉलिसी रखी है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल काफी हो रहा है, जिसमें सिड अस्पताल में एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए नजर आए। जानिए क्या है इसका सच। दरअसल सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक फैन पेज ने एक्टर की ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर में सिड ग्रे कलर की टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गोद में एक न्यू बॉर्न बेबी है जिसे वो प्यार से निहारते दिखे। ये फोटो देख हर किसी को लग रहा है कि ये सिड कियारा की बेटी है। कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स ने नन्ही परी पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि सिड की ये फोटो रियल नहीं है, उनकी फिल्म बार बार देखो के सीन की है। फिल्म में एक्टर की जोड़ी कैटरीना कैफ के साथ देखने को मिली थी। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस फोटो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने सवालों की झड़ी लगा दी। किसी ने पूछा कि जब कपल ने फोटो लेने से मना किया तो ये फोटो किसने ली। दूसरे ने कहा ये मीडिया वाले भी ना कहीं से भी फोटो ले ही लेते हैं। वहीं कुछ लोगों ने फोटो को देखकर पहचान लिया कि ये फिल्म के सीन की है। बता दें कि बेटी के जन्म के बाद कियारा आडवाणी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। एक्ट्रेस नन्ही परी को लेकर अपनी मां के घर गई है। बता दें कि सिड कियारा शादी के 2 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। एशिया कप क्रिकेट 2025 का आयोजन होगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और कुछ अन्य सदस्य बोर्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी की अगली बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है तो वे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये बैठक 24 जुलाई को ढाका में होने वाली है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो ढाका में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। एक वरिष्ठ सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि बीसीसीआई ने इस बारे में आधिकारिक रूप से एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के मौजूदा अध्यक्ष मोहसिन नकवी को सूचित कर दिया है। बीसीसीआई के इस फैसले के पीछे की वजह भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा मौजूदा राजनीतिक तनाव बताया जा रहा है। बीसीसीआई के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान के क्रिकेट बोर्ड्स ने भी साफ कर दिया है कि यदि ढाका में बैठक होती है
तो वे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्र ने इंडिया टुडे से कहा, बीसीसीआई ने एससी और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी दोनों को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है। भारत ने व्यक्तिगत रूप से भी वेन्यू बदलने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। एसीसी के नियमों के अनुसार प्रमुख सदस्य देशों की गैर मौजूदगी में लिए गए